तो आज तारीख है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, चाहे द हिंदू हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, अपने इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसकी जितनी भी मेन न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है उसको अपन कवर करेंगे। तो आज द हिंदू की या किसी भी न्यूज़ की बात कर लें तो फ्रंट पेज पूरा का पूरा एक ही चीज़ से भरा हुआ है कि कल हमारे जो CDS हैं विपिन रावत, उनका और 12 अन्य आर्मी पर्सनल थे, उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी। उन भारत के पहले CDS थे वो, उनका चॉपर एक्सीडेंट में निधन हो गया है। तो पूरी घटना ऐसे हुई कि ये लोग जो पालम एयरवेस है वहाँ से चले थे, कोयम्बटूर गए थे तमिलनाडु, और फिर वहाँ से वो वेलिंगटन जा रहे थे। वेलिंगटन केरल के पास में एक हवाई टापू है। तो वेलिंगटन पहुंचने से पहले 10 किलोमीटर दूर पे ही जो कुल्लूर करके एक जगह है वेस्टर्न तमिलनाडु में, वहीं पे इनका चॉपर गिर गया और इन सबकी मौत हो गई। अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो जो M17V5 हेलीकॉप्टर है उसका ये लोग यूज कर रहे थे, और हाई एल्टीट्यूड के लिए सबसे सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है बाय द वे, वो जो रशियन मेड हेलीकॉप्टर है ये। तो लेकिन अभी ये कैसे हुआ है इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी तो इस पर जांच होनी है, तो 2-3 दिन में सब निकल के आएगा कैसे क्या हुआ था। और इसमें टोटल 13 लोग थे, जिसमें से एक सर्वाइवर भी है, उसका अभी इलाज चल रहा है। होपफुली वो बच जाए तो वो ज़्यादा सही बता पाएगा कि हुआ क्या था। 2000 इनकी बात करें अगर हम लोग विपिन रावत की, तो 2020 में ये पहले CDS बने थे हमारे, और 57th चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे ये हमारे, और 26th आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। और यूपी में ये पैदा हुए थे। 2023 तक बेसिकली इनको CDS रहना था, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड भी यही थे। तो अब बहुत सारी पोस्टें हैं जो उनके जाने के बाद खाली हो गई हैं, अब देखते हैं किन्हें बिठाया जाता है इस पर। और अगर हम लोग बात करें कि ऐसे पहले भी आर्मी के जो टॉप डिफेंस ऑफिसर्स हैं वो मारे गए हैं क्या, मतलब ऐसे चॉपर में, जिसमें चॉपर एक्सीडेंट वगैरह में, तो हाँ, 1963 में 6 लोग मारे गए थे। एक 97 में हुआ था एक्सीडेंट, उसमें 4 लोग, और अभी 2010 में तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, उसमें 12 जो आर्मी डिफेंस ऑफिसर्स थे वो भी मारे गए थे। तो ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं वो पहले भी होते रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ था ये तो जांच के बाद ही पता पड़ेगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। हम जानते हैं हमारे यूपी और MP के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना है, तो उसकी प्रोजेक्ट की फंडिंग और उसको लिंक करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है अभी। देखो, अगर नदी योजना जोड़ो परियोजना की बात करें तो ये बहुत समय से चल रही है। हम देखते हैं 1919 में जो आर्थर थे, मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी में थे एक, तो उन्होंने पहली बार नदी जोड़ने की बात की थी इंडिया में। और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसको फाइनलाइज करो। 2014 में हम देखते हैं अप्रूवल भी मिल गया था। और अब सोचो, 2014 में जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था वही अप्रूवल अभी कैबिनेट ने दोबारा दिया है। तो 2014 से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब बेसिकली इसमें क्या है, हिमालयन जो कंपार्टमेंट बनाया है, हिमालयन हिमालयन और जो पेनिनसुला कंपार्टमेंट बनाया है, तो हिमालयन की 14 नदियों को जोड़ना है और पेनिनसुला की 16 रिवर्स को जोड़ना है, इनको लिंक करना है। इससे क्या होगा ना, वाटर ट्रांसफर सरल तरीके से हो जाएगा, वाटर क्राइसिस खत्म हो जाएगी, हम हाइड्रो पावर से और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे, जो मॉनसून डिपेंडेंसी है हमारे इंडिया में वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद में जो फ्लड की प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन इनको लिंक करने में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कोस्ट की प्रॉब्लम आती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की प्रॉब्लम आती है। मान लो ये कोई बीच में से, अभी जैसे हम लोग केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करते हैं तो हम जानते हैं वो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में से निकलती है, तो टाइगर रिजर्व की जमीन आ रही है, फॉरेस्ट लैंड आ रही है, ये सब की प्रॉब्लम भी आती है। फ्लड कंट्रोल की जगह कई कई बार फ्लड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी चल रहे हैं, तो उनको भी लेके काफ़ी स्टेट्स हैं जो एक दूसरे को जमीन ही नहीं देती या मानती ही नहीं है मुझे कि हमें इसके साथ में लिंक करनी भी है अपनी, ये सब। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये लिंक परियोजनाएं रुकी भी रहती हैं। लेकिन अगर ये सॉल्व हो जाए ना तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी इंडिया में, अगर देखी जाए तो कम से कम जहाँ तक है, जितनी भी जगह पानी की प्रॉब्लम चल रही है वो तो कम से कम सॉल्व हो ही जाएगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 7 पे आया है, डाटा पॉइंट द हिंदू में। बेसिकली ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में 1980 से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 1980 में IAS की एवरेज एज तकरीबन 23 साल थी ब्यूरोक्रेट्स में, मतलब बनने के लिए। और आज वो एवरेज एज तकरीबन 27 साल हो गई है। तो हम देखते हैं कि एवरेजली लोग अब ज़्यादा समय तक IAS के पेपर देते हैं, मतलब 20-30-32 साल में भी बन रहे हैं, जिसमें उस समय 18% महिलाएं थी और आज 31% महिलाएं हैं। और अगर हम बात करें ना
कि नॉन स्टेम बैकग्राउंड से, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स, तो इनसे बाहर के बैकग्राउंड की बात करें तो 72% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आईएएस बनते हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी या मैथमेटिकल के बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, जो एक समय पे तकरीबन 90% यही लोग हुआ करते थे। तो ये भी अच्छी बात है। एक पेज नंबर 10 पे न्यूज आई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स को लेके, जिसके हम जानते हैं इसके मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स के मिनिस्टर नित्यानंद राय है, उन्होंने अभी राज्यसभा में एक रिपोर्ट दी है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके। तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था उनसे कि हमारे देश में कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं 19-20 के बीच में। तो 20-21 पूछा गया था बेसिकली, तो 20-21 की तो अभी डाटा पूरा है ही नहीं उनके पास में, तो उन्होंने 19-20 का डाटा दिया है, जिसमें बताया गया कि तकरीबन 74,000 से ज्यादा ऐसे केस आए हैं 19-20 में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, और जिसमें से 40% मतलब देश के लगभग आधे % जो केस हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो और सबसे कम की बात की जाए तो हम जानते हैं केरल है, आंध्र प्रदेश है, ये टॉप पे रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा, सबसे कम ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, और यूपी बिहार टॉप है इसमें। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आइए बीजिंग गेम्स को लेके। अभी हम जानते हैं काफी दिन से हम लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, कल एक एडिटोरियल भी किया था हम लोगों ने कवर, कि बीजिंग में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक्स, उनको यूएसए ने कह दिया था कि हम डिप्लोमेटिक बाइकआउट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो अभी यूएसए को ज्वाइन कर लिया है कनाडा और यूके ने भी, और कनाडा और यूके ने भी कह दिया है कि हम भी जो बीजिंग गेम्स है उनमें भाग नहीं लेंगे। अब ये चीज कहाँ तक जाती है ये देखने वाली बात होगी। और एक नेक्स्ट न्यूज आई है ऑटोबायोग्राफी के बारे में। हम जानते हैं हमारे जो भूतपूर्व सीजेआई थे रंजन गोगोई, उन्होंने राम मंदिर पे भी, ट्रिपल तलाक पे भी, मतलब बहुत बड़े बड़े इन्होंने फैसले दिए हैं, और हाल फिलहाल में हमारे राज्यसभा के मेंबर भी हैं। तो रंजन गोगोई ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है जो है जस्टिस फॉर द जज। तो ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है, बस दैट्स ऑल, हमें किताब का नाम याद रखना जरूरी है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है एप्पल को लेकर कि एप्पल तीसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिसने $3 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उसको क्रॉस कर लिया है। चौथी कंपनी बन गई है जिसने $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप पहुंच गई है। 2018 में एप्पल $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी थी और आज 3 गुना बढ़ गई है। तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं, किसी ने शेयर्स भी लिए होंगे तो पिछले 3 साल में 3 गुना शेयर्स बढ़ गए उसके, एप्पल के। और अगर हम देखें ना तो इंडिया की ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो तकरीबन $2.9 ट्रिलियन की है, जीडीपी इंडिया की, और एप्पल अकेले में ही मार्केट कैप के हिसाब से तकरीबन $3 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है लंदन के ट्रैफिक को लेके। अभी हुआ क्या ना, एक रिपोर्ट आई है इनरिक्स इनकॉर्पोरेशन के द्वारा। इनरिक्स इनकॉर्पोरेशन बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन एनालिटिकल फर्म है एक तरीके से, तो वो एक डाटा निकालती है कि कहाँ कितना अच्छा ट्रैफिक है, कहाँ कैसा है। तो बेस्ट ट्रैफिक में अगर बात की जाए तो हम लोग जानते हैं बेस्ट ट्रैफिक तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे वगैरह, उनका ही बताया गया है। और वर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड, कि जहाँ पे सबसे बुरा ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसमें लंदन टॉप पे रहा है। अपन लोग सोच रहे होंगे, ज्यादा तो सोचते हैं लोग इंडिया टॉप पे रहा है, लेकिन नहीं, लंदन टॉप पे रहा है जहाँ पे सबसे वर्स्ट ट्रैफिक है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है व्यास सम्मान को लेकर। अभी 31st व्यास सम्मान की घोषणा हुई है, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के हम जानते हैं प्रोफेसर हैं असगर वजाहत, उनको मिलने वाला है। बेसिकली उन्होंने साहित्यकारी में काफी काम किया है, हिंदी भाषा को काफी आगे बढ़ाया है, इन सब चीजों को लेकर। और ये हम जानते हैं कि व्यास सम्मान कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। और जब भी हम लोग साहित्य की बात करते हैं ना, और बहुत सारे अवार्ड, जैसे हिंदी अगर हम लोग बात करें ना, इंडिया में सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान कौन सा है, तो वो सरस्वती सम्मान है, और उसमें 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो किसी भी लैंग्वेज में करने के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान हम देखते हैं हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, जिसमें 4 लाख रुपए मिलते हैं। एक है बिहारी पुरस्कार सम्मान, ये भी साहित्य के लिए दिया जाता है, जिसमें हिंदी और राजस्थानी, लोग बिहारी नाम से सोचेंगे कि बिहारी को प्रमोट करने के लिए या भोजपुरी को, नहीं, बिहारी सम्मान दिया जाता है हिंदी या राजस्थानी को प्रमोट करने के लिए। एक शंकर सम्मान है जो फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। और एक सम्मान है जो हम जानते हैं व्यवस्थित जो सम्मान है वो दिया जाता है संस्कृति को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सम्मान है जो इंडिया में चलते हैं, फिर कालिदास वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को लेके, एनसीडब्ल्यू को लेके। तो इसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सी इज द चेंज मेकर। बेसिकली इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है।
और हम देखते हैं अगर एनसीडब्ल्यू की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है बेसिकली। जयंती पटनायक है जो इसकी पहली हेड थी, और हाल फिलहाल में इसकी जो हेड है वो रेखा शर्मा है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 को लेके, कि दुनिया में मलेरिया कैसी क्या हालत है। तो अगर इस रिपोर्ट में देखो सीधी सी बात है, 94% जितने भी मलेरिया के केस आए हैं और जिससे लोग मरे हैं, वो सारे के सारे 94% केस केवल अफ्रीका में है। तो तकरीबन पिछले साल की बात करें तो 6,27,000 लोग हैं जो मलेरिया से मारे गए हैं, और ये 2019 से कंपेयर करें तो 2020 में 12% बढ़ गए हैं। और हम जानते हैं एंसेफेलाइटिस जो मॉस्किटो है उसके मतलब फैलाने से होता है। और अगर साउथ ईस्ट रीजन की बात करें, बाय द वे साउथ ईस्ट एशिया के जो रीजन है उसकी बात करें, तो उसमें 80% केस केवल भारत से ही आए हैं। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में तो फिर 94% केवल अफ्रीका से। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है कुछ। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है अभी एक च्युइंगम के बारे में, जो एक प्लांट बेस्ड च्युइंगम बनाई गई है एक नई। अभी ये च्युइंगम क्या है, इसको ACE2 प्रोटीन के द्वारा बनाया गया है। तो अगर जैसे तुम इसको चबाते हो तो तुम्हारे मुंह में अगर कोई भी कोरोना वायरस है, कोरोना का वायरस है, कोविड-19 का वायरस है, तो ये च्युइंगम उसको चिपका लेगी खुद में, और फिर तुम थूक दो तो ये बाहर निकल जाएगा। बेसिकली ये ट्रांसमिशन को रोकेगी। ये च्युइंगम अगर लोगों को दी जाए तो लोग इस च्युइंगम को अगर 2-3 च्युइंगम रोज खाते हैं तो कोरोना के ट्रांसमिशन को रोका जाएगा। बेसिकली इसका मोटिव ही यही है। तो बेसिकली बस हमें इतना याद रखना है कि इसमें जो प्रोटीन यूज किया गया है वो ACE2 है बस। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे को लेके। कल है 10 दिसंबर, तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे भी है, इसीलिए आज न्यूज में इतना सारा ह्यूमन राइट्स के चीजें हैं, और कल भी होंगी जहां तक है। तो कल ह्यूमन राइट डे होगा 10 दिसंबर को, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको 1948 से मनाना शुरू किया गया था, हम जानते हैं। भारत में भी ह्यूमन राइट्स की बात करें तो हम लोग इसके कन्वेंशन को हम लोगों ने अपनाया था, और ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे कन्वेंशन हैं जिसको हम लोगों ने अपनाया है। माइनॉरिटी कन्वेंशन, उसके बाद में हम देखते हैं महिलाओं के लिए कन्वेंशन हुए थे, उन सब पे भारत ने साइन किए हैं। और भारत में अगर बात करें तो भारत में तो हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में है, जिनको तो रिवोक भी नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात है, अनटिल अनलेस इमरजेंसी, वो बात अलग है। और भारत में अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में स्थापित किया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1992 के द्वारा। तो दैट्स ऑल। अगर आज की न्यूज़ की बात करें तो इतनी है। एक एडिटोरियल आया है जो आया है USSR के बारे में, मतलब रशिया और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए पहले हम बिल्कुल हिस्ट्री से चलते हैं कि कैसे क्या रिलेशन हमारे रहे हैं और आगे हम कैसे बढ़ाएंगे। देखो, USSR हम जानते हैं एक समय में, आज रशिया और 15 अन्य देशों में बटा हुआ है, एक समय पे वो USSR था। वो स्टार्टिंग से ही उपनिवेशवाद का खिलाफ था, उपनिवेशवाद के खिलाफ था, बेसिकली कॉलोनीज जो लोग बनाते हैं उसके खिलाफ था, कॉलोनियलिज्म के। तो वो भारत के साथ था हमेशा से। बाद में भारत जब आज़ाद होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं USSR ही था जिसने भारत को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद में 5 साल जो 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ चले हैं, 2012 तक 2017 तक हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चले हैं। उसके बाद में 2-2 साल के प्लान आ गए, नीति आयोग हो गया, योजना आयोग। लेकिन ये 5 ईयर प्लान हम लोगों ने USSR से ही इन्फ्लुएंस करके लिए थे, नेहरू जी ने शुरू किया था। उसके बाद में 1971 में एक डील हुई थी। हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी जो थी 1971 में वो गई थी, और इंडिया और USSR के बीच में एक पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन ट्रीटी हुई थी 71 में, जिसके तहत तब से ही क्या शुरू हो गया था। देखो, 71 से पहले भी रशिया ने हमारी काफी मदद की थी, ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर्ड जो प्लांट वगैरह है उनको लगाने में, या हमें धान, अनाज ये सब उपलब्ध करवाने में, बीज उपलब्ध करवाने में, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में बहुत मदद की थी। 71 में जब हम लोग पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑर्डिनेशन ट्रीटी करते हैं, तब से रशिया ने हमारी और मदद करना शुरू कर दी थी, USSR ने। फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ डिफेंस उपकरण आने लगे। 71 के बाद जितनी भी वॉर्स हुई, रशिया हमारे साथ में खड़ा रहा है हर वॉर में। फिर हुआ क्या, 1991 से प्रॉब्लम आती है जब बोरिस आ जाते हैं वहां पे रशिया में वो जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो अमेरिका से के इन्फ्लुएंस में थे बेसिकली। तो हम देखते हैं 1991 से लेकर 1998 के बीच में रशिया और इंडिया के मतलब बेसिकली रशिया और इंडिया के उतने अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, क्योंकि 1991 में रशिया बन गया था, हम जानते हैं USSR टूट गया था। तो 91 से 98 के बीच में उतने अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रूपी रूबल एग्रीमेंट था,
वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था रशिया ने हमारे साथ में 91 में। फिर क्रायोजेनिक इंजन जो हमें चाहिए था उसको देने से मना कर दिया था कि इंडिया को नहीं दिया जाएगा, रशिया नहीं देगा। फिर डिफेंस के जो उपकरण आ रहे थे, हम उनसे जो इक्विपमेंट्स वगैरह मंगाते थे, वो भी आना ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, 20-30% रह गए थे जो आते थे। अब फिर हम देखते हैं 1998 में एक्स केजीबी जो केजीबी ऑफिसर हैं पुतिन वो आए और उन्होंने कहा कि हम 91 से पहले जो रशिया की महानता थी, यूएसएसआर की महानता थी, हमें उस लेवल पे पहुंचाना है रशिया को। इसके लिए इन्होंने क्या किया, आते ही हम देखते हैं 2000 में ही पुतिन की पहली यात्रा होती है भारत में, और भारत से आते ही ये लोग इक्वल रिलेशन की बात करते हैं। अब देखो 91 से पहले जब भी हम रशिया और इंडिया के रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें बायर और सेलर टाइप के रिलेशन थे कि रशिया तुम्हें चीजें बेचता था, रशिया सहायता देता था और तुम केवल मांगते थे। 2000 के बाद के जो रिलेशन है उनमें हम देखते हैं कि आपसी काम करने वाली बात आती है, कि एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला के आपसी सहयोग वाली बात आती है। एक समय 91 से पहले हम केवल चीजें खरीद रहे थे, 2000 के बाद हम साथ में मिलके ब्रह्मोस बना रहे हैं, हम को प्रोडक्शन कर रहे हैं बेसिकली हर चीज का। सुखोई इंडिया में बन रहा है साथ में मिलके, मिग बना रहे हैं इंडिया में। अभी हम देखते हैं एक एक का भी हम लोगों ने जो कैलाशनिकोव है उसके राइफल्स के लिए हम लोगों ने जॉइंट वेंचर बनाने की बात की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है इंडिया से रशिया और रशिया से इंडिया। तो आज हम अगर बात करें ना, दोनों एक ही बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अगर रशिया और इंडिया की बात करें तो अगर 90s और 2000 की बात करें तो हम लोगों के संबंधों में काफी बदलाव आया। अब देखो, अब यहां बात करें कि रशिया को भारत क्यों चाहिए, रशिया भारत को पार्टनरशिप के रूप में चाहता ही क्यों है। तो देखो, पहली बात तो हमारे पीएम ने भी कहा था कि 100 नए मित्रों से अच्छा एक पुराना मित्र होता है। तो भारत रशिया का एक बहुत पुराना मित्र है। रशिया के चाहे नए मित्र बन जाए चाइना वगैरह, लेकिन फिर भी एक पुरानी महानता हासिल करने के लिए आज भी रशिया को इंडिया की जरूरत है। चाइना का उभारण, एक तरीके से हम बताएं कि चाइना जैसे उभर रहा है, अगर चाइना उभरता चला जाता है तो रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। और अगर रशिया चाहता है कि जो सेंटर ऑफ बैलेंस में वो बना रहे, तो उसको इंडिया के साथ में अच्छे संबंध रखना जरूरी है। और अब और देखो, जो हम बात करें सेंट्रल वेस्ट एशिया, चाहे हम लोग यहाँ पे गल्फ वगैरह की भी बात कर लें, यहाँ पे भी रशिया को सहयोग चाहिए, किसका, इंडिया का। अफगानिस्तान में भी सहयोग चाहिए। ऑयल एंड गैस की हम बात करते हैं तो उसमें भी इंडिया को रशिया काफी बेचता है, तो उस सब में भी है। और ईरान इशू पे भी रशिया का इंडिया के साथ में काफी, इंडिया रशिया को काफी सपोर्ट करता है ईरान इशू में। अब यहां बात करें कि भारत को रशिया क्यों चाहिए। भारत डिफेंस सेक्टर के लिए तो रशिया चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे 60% जो डिफेंस उपकरण है वो रशिया से आते हैं, तो इसलिए चाहिए। दूसरा हम देखते हैं ऑयल एंड गैस के लिए चाहिए हमें। बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की जरूरत होती है। होता क्या ना, बात करते हैं कि देशों दो गुट बन जाए पूरी दुनिया में तो वो आपस में लड़ जाएंगे, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। एक गुट बन जाएगा तो कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि फिर जो भी होगा उसको दबाने की कोशिश करेंगे लोग। बाईपोलर वर्ल्ड बनने की जरूरत है। इंडिया आसियान, इंडिया बिम्स्टेक, इंडिया रशिया, इंडिया यूएसए, इंडिया चाइना, इसको कहते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। तो अगर हमें पावर ऑफ बैलेंस रखना है तो एक बाईपोलर वर्ल्ड बनाने की जरूरत है, उसके लिए इंडिया को रशिया की जरूरत है। हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने कई बार वीटो का पहले भी यूज किया है इंडिया के लिए, तो और रशिया सहयोग भी करता है इंडिया का, तो यूएनएससी के लिए हमें रशिया की जरूरत है। हमें रीजनल मुद्दों पे भी जरूरत है। अभी हम देखते हैं जैसे एनएसए की हम लोगों ने अफगानिस्तान पर समिट रखी थी, जहां चाइना और पाकिस्तान ने इंडिया में एनएसए भेजने से मना कर दिया था और इस पूरी समिट को बायकॉट कर दिया था। वहीं रशिया ने अपने एनएसए पिछले महीने भेजे थे, हमने देखा। तो जो रीजनल पार्टनरशिप उसके लिए भी जरूरत है, और इंडो पैसिफिक में तो जरूरत है ही है आज। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये हम लोगों ने बात कर ली, रशिया की जरूरत है, बात की जरूरत है, क्या कर रहे हैं। आज भारत और रशिया के जो संबंध है वो केवल एक रक्षा तक संबंधित रह जा रहे थे। कब तक, जब तक अभी 4 दिन पहले पुतिन नहीं आए थे भारत की यात्रा पे। उसके बाद में काफी चीजें हुई है, बदली है। अब क्या बदला है ये सुनो। भारत और रशिया के संबंधों को मल्टी सेक्टोरल बनाने की बात की जा रही है। हम देखते हैं 91 के पहले हम केवल डिफेंस पे बात नहीं करते थे, हम पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की बात करते थे। रशिया से मैगजीनें, किताबें आती थी जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों वगैरह में पढ़ाई जाती थी। हम आर्ट एंड कल्चर का लेन देन करते थे।
वो हम देखते हैं 2000 के बाद बंद रह गया, और हमारा केवल और केवल आज की बात करें तो रशिया के साथ में केवल $10 बिलियन का ही हम लोगों का जो है वो है बायलैटरल ट्रेड। अब रशिया जैसे एक देश के साथ में केवल $10 बिलियन का, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा आकांक्षाएं हैं इस क्षेत्र में कि जिससे हम इसको और ज्यादा प्रतिभूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और भी जो डायमेंशंस है केवल डिफेंस तक सीमित ना रहते हुए हमें रशिया के साथ में बढ़ाने हैं। इसी को लेके रशिया और इंडिया के बीच में अभी काफी सारी डील्स हुई, जैसे हम लोगों ने किया है कि ये $10 बिलियन का जो ट्रेड है इसको $30 बिलियन तक लेके जाना है 2025 तक, मतलब 3 गुना बढ़ाना है रशिया इंडिया का ट्रेड। एफडीआई की बात करें तो तकरीबन $50 बिलियन का एफडीआई करना है एक दूसरे देशों में। जॉइंट प्रोडक्शन आर्म्स का तो बात हुई है कि AK बनाई जाएंगे, अभी यूपी में बनाई जाएंगी, तो जॉइंट प्रोडक्शन की जाएंगी, तकरीबन 6 लाख AK राइफल्स बनाई जाएंगी। उसके साथ साथ में इंडिया और रशिया ने 2+2 डायलॉग भी शुरू किया है। रशिया थर्ड ऐसा देश बना है जिसके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग कर रहा है, और ज्यादा देशों के साथ करता नहीं है। तो डिफेंस के साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स जो RBI वगैरह है उनके भी ये सब चीजें जुड़ेंगी। जो हम देखते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको लेके भी अभी बात हुई है। तो इसमें भी रशिया कह रहा है कि इंडिया और रशिया एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब जो फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट है, रशिया अपने यहाँ फार ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। हम देखते हैं व्लादिवोस्टोक समिट वगैरह हुए थे, उसमें हमारे मोदी जी भी गए थे, हमारे यहाँ से कंपनी भी गई है। तो फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे जरूरत है किसको, मतलब रशिया और इंडिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इसको लेके भी बात हुई है, एग्रीमेंट हो गया है। कोशिश की जा रही है कि अगले आने वाले 2-3 साल में ये शुरू हो जाएगा कि बाय रिवर हम लोग एक कॉरिडोर बना देंगे जिससे हम लोग आसानी से एक दूसरे के व्यापार को बढ़ा सकें। और स्पुतनिक वी पहली ऐसी वैक्सीन बन गई है जो किसी दूसरे देश की है और इंडिया में मैन्युफैक्चर की जा रही है। ये दिखाता है कि हम लोग मल्टी सेक्टोरल बनना चाहते हैं। हम लोग फ्रंटल रिलेशन रखने चाहते हैं रशिया जैसे देशों के साथ में। देखो होता क्या ना, इंडिया ज्यादातर मिड रिलेशन में रहा है क्योंकि हम लोगों ने नेम ज्वाइन कर लिया था। हम नहीं चाहते थे हम सिविल वॉर में कहीं बीच में पड़ जाएं, कोल्ड वॉर में कहीं बीच में पड़ जाएं, तो इसलिए हम लोगों ने नेम जैसे फाउंडेशन बना लिए थे। हम लोगों ने मिड रिलेशन रखे, हम लोग अमेरिका के साथ भी रखते थे, इसके साथ भी रखते थे, उसके साथ भी आज भी रख रहे हैं। बट आज इंडिया इतना पावरफुल है कि खड़े होकर अपनी बातों को हर देश के सामने ताकत से रख भी सकता है और दोनों देशों के साथ में फ्रंटल रिलेशनशिप भी रख सकता है। पहले क्या होता था ना, रशिया के साथ रिलेशनशिप रखो, अमेरिका के सैंक्शन लगा दे रहा है। चाइना के साथ रखो तो अमेरिका गुस्सा हो जा रहा है, अमेरिका के साथ रखो चाइना गुस्सा हो जा रहा है। अब ऐसी स्थितियां नहीं है। जैसे जैसे भारत पावर के रूप में एक उभर रहा है, वैसे वैसे वो अपनी बातें और ताकत से इंटरनेशनल प्ले स्टील पर रख पा रहा है। देखो, और ये भी है कि 1971 की जो अभी हम लोगों ने पीस फ्रेंडशिप को और कोऑपरेशन ट्रीटी की बात की थी, उसको भी 50 साल हो गए हैं। तो उसको लेके भी पुतिन और मोदी जी ने एक जॉइंट जो पैराग्राफ है उसको लॉन्च किया था। अभी जो प्रेस है उसके सामने हम लोगों ने देखा था। और इकोनॉमिक्स के साथ साथ में हम लोग व्लादिवोस्टोक हो गया, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, साइंस हो गया। अभी आईओरा जो हम देखते हैं ना, इंडियन ओशियन रीजनल एग्रीमेंट है, उसके तहत डायलॉग पार्टनर भी बन गया है रशिया। और देखो रशिया के अभी देखते हैं कोरोना जैसे काल चल रहे हैं, और फिर भी जो पुतिन है वो 2 बार आ चुके हैं इंडिया पिछले 2 साल में। तो ये दिखाता है, अपनी संजीदगी दिखाता है कि रशिया भी बहुत संजीदा है इंडिया के साथ में अच्छे संबंध रखने के लिए। और हमें भी अपने संबंधों को मल्टी डायमेंशनल करना होगा अगर हम रशिया के साथ में और अच्छे संबंध चाहते हैं, और दोनों ही देशों का फायदा है इसमें एट द एंड। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें तो 9 दिसंबर में यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।